कहानी की शुरुआत एक होटल के कमरे से होती है जहां जनरल मैनेजर जी कमरे में बांध कर रखा गया है। उनके दादाजी के आदमी उन्हें बता रहे हैं कि दादाजी ने कहा था कि उन्हें औरतों से एलर्जी है और पिछले 30 सालों से उन्होंने किसी औरत को नहीं छुआ है, जिससे उनका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस बीमारी का इलाज करने के लिए उनके दादाजी ने धोखे से उन्हें नशीली दवा दे दी थी। जी गुस्से में सोचते हैं कि क्या ड्रग्स देकर वो मेरे लिए कोई औरत ढूंढ रहे थे। वो मन ही मन उस अनजान औरत से कहते हैं कि मेरा परिवार तुम्हें जितने पैसे दे रहा है मैं तुम्हें उसका दोगुना दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन जी को एहसास होता है कि वो किस्मत से नहीं भाग सकते। वो उसे लड़की के साथ में मौज करते हैं और रात बिता लेते हैं। अंजलि सुबह जब उसे लड़की की आंख खुलती है तो हैरान रह जाती है कि शहर में उनका ये पहला ही दिन था और उसने शहर के लड़के के साथ मौज कर ली। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि श्याओ क्याओ नाम की एक भोली भाली लड़की गाँव से शहर आती है। वहाँ उसकी मुलाकात सिस्टर कुईहुआ से होती है जो पार्टी कर रही होती है। उसने हमारी हीरोइन को नौकरी का लालच दिया है। कुईहुआ उसके सादे कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए उसे बदलने के लिए एक ड्रेस देती है और साथ में इस ड्रिंक भी पिला देती है। जब श्याओ क्याओ कपड़े बदल कर आती है तो वो बहुत छोटे होते हैं। वहाँ मौजूद फैक्ट्री का डायरेक्टर उस पर गंदी नजर डालता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। श्याओ क्याओ को खतरा महसूस होता है और वो किसी तरह उस डायरेक्टर से बचकर वहाँ से भाग निकलती है और गलती से मिस्टर जी के कमरे में छिप जाती है। वापस वर्तमान में श्याओ क्याओ सोच रही है कि वो बच गई और अब वो आदमी पुलिस को नहीं बुलाएगा। इससे पहले इसकी नींद खुले हमारी हीरोइन कहां से रफू चक्कर हो जाती है। जब हमारी हीरो की आंख खुली तो उसने बिस्तर पर खून का दाग देखा तो वो समझ गया जिस लड़की ने उसके साथ बिताई है ये उसकी पहली बार था। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर जी का असिस्टेंट बहुत डरा हुआ है कि कल रात क्या हुआ। वो बताता है बूढ़े आदमी ने जितनी लड़कियां भेजी थी उन सबको मैं कल रात भगा दिया था। जैसे ही असिस्टेंट ने हमारे हीरो की हालत देखी वो समझ गया इन्होंने किसी के साथ रात बिता ली है। लेकिन तभी मिस्टर जी को एक अजीब बात महसूस होती है। असिस्टेंट दिखाता है कि एक औरत के साथ रहने के बावजूद उन्हें कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। वो समझ जाते हैं कि कल रात वाली वो औरत ही उनकी बीमारी का इलाज है और वो तुरंत उसे ढूंढने का आदेश देते हैं। इधर फैक्ट्री में अफवाहें फैल रही हैं कि शहर के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट जी आ रहे हैं। श्याओ क्याओ ये सुनकर डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिसके साथ उसने कल रात बिताई वो मिस्टर जी हैं, वो उसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। इसलिए वो छिपने का फैसला करती है। उधर कुईहुआ डायरेक्टर से कहती है कल मेरी गांव से जो बहन आई थी उसने आपका अच्छा ख्याल रखा होता है ना। पर वो तो कुईहुआ पर चिल्ला रहा है, उसे थप्पड़ मारता हुआ कहता है कल वाली लड़की गलत कमरे में कैसे चली गई और फोटो मिस्टर जी की लड़की थी। कुईहुआ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो कल ही गाँव से यहाँ आई है, वो मिस्टर जी को कैसे जान सकती है। तब डायरेक्टर कहता है असंभव, मैंने अपनी आंखों से उसे मिस्टर जी के रूम में जाते हुए देखा था। तभी असिस्टेंट वहां आता है। कुईहुआ झट से छुप जाती है। असिस्टेंट उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है जिससे मिस्टर जी को एलर्जी नहीं हुई। असिस्टेंट पूछने के लिए आगे बढ़ता है। कुईहुआ टेबल के नीचे छुपी है, उसे डर लग रहा है कहीं मैं पकड़ी न जाऊं। असिस्टेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर हान टोंग से उन सभी लड़कियों की लिस्ट मांगता है जो कल डिनर पार्टी में थी। कुईहुआ बाहर निकलकर डायरेक्टर हान टोंग को बताती है कि मिस्टर जी ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है, तो वो एक चाल चलती है और खुद को वो खास लड़की बताने का प्लान बनाती है। थोड़ी देर में मिस्टर जी खुद फैक्ट्री पहुंचते हैं। सारी लड़कियां उन्हें देखकर दीवानी हो जाती हैं। तभी श्याओ क्याओ जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी गलती से सीधे मिस्टर जी से टकरा जाती है। वो घबराकर माफी मांगती है। मिस्टर जी को उसकी खुशबू आती है और उन्हें एहसास होता है कि इस औरत से वही खुशबू आ रही है जो कल रात वाली लड़की से आ रही थी। लेकिन श्याओ क्याओ को लगता है कि वो पकड़ी गई है, इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती है। मिस्टर जी उसके पीछे जाने ही वाले होते हैं कि उनका असिस्टेंट और फैक्ट्री का मैनेजर उन्हें रोक लेते हैं। वो बताते हैं कि कल रात वाली सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया है ताकि वो पहचान सके। फैक्ट्री में सभी लड़कियां बहुत खुश हैं। वो सोच रही हैं कि अगर मिस्टर जी ने उन्हें चुन लिया तो वो रातों रात अमीर बन जाएंगी। तभी मिस्टर जी वहां आते हैं और लड़कियां उन्हें देखकर दीवानी हो रही हैं कि वो कितने हैंडसम हैं। मिस्टर जी एक एक करके लड़कियों को चेक करना शुरू करते हैं। वो उनसे उनका कोट उतारने को कहते हैं क्योंकि उन्हें चेहरा याद नहीं है, बस वो एहसास याद है। वो लड़कियों को छूकर देखते हैं कि क्या उन्हें एलर्जी होती है। जैसे ही वो किसी लड़की को छूते हैं उन्हें एलर्जी होने लगती है और वो गुस्से में उन्हें धक्का दे देते हैं। वो निराश हो जाते हैं कि यहाँ भी वो लड़की नहीं है। तभी शातिर सिस्टर कुईहुआ आगे आती है। वो कहती है मिस्टर जी क्या आप पागलों की तरह उस प्लम ब्लॉसम यानी फूल के आकार वाले जन्म के निशान को नहीं ढूंढ रहे। कुईहुआ अपनी गर्दन पर वो निशान दिखाती है। दरअसल कुईहुआ और गाँव वाली लड़की ची शाओ किंग जो पहले शाओ किया थी
बचपन से साथ रहे हैं। कुई हुआ जानती थी कि शाओ किंग के शरीर पर ये निशान है, इसलिए उसने खुद पर वैसा ही एक नकली टैटू बनवा लिया है ताकि वो मिस्टर जी की पत्नी बन सके। मिस्टर जी उस निशान को देखते हैं और उसे छूते हैं। निशान तो सही है, लेकिन उन्हें छूते ही मिस्टर जी को वो सुकून नहीं मिलता जो कल रात मिला था। उन्हें कुछ अलग महसूस होता है। वो शक में है, लेकिन सबूत सामने है, इसलिए वो आदेश देते हैं कि इसे शहर के सबसे महंगे विला तियानजियांग नंबर 1 में शिफ्ट कर दो। कुई हुआ अपनी किस्मत पर बहुत खुश है। तभी उसकी मुलाकात असली लड़की शाओ किंग से होती है। शाओ किंग कुई हुआ की गर्दन पर वो निशान देख लेती है और हैरान होकर पूछती है, सिस्टर, तुम्हारे पास ये निशान कहाँ से आया? ये तो टैटू जैसा लग रहा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुई हुआ बात को घुमा देती है और शाओ किंग को अपना पुराना कमरा और सारा पुराना सामान देकर नाटक करती है कि वो कितनी दरिया दिल है। जाते जाते कुई हुआ शाओ किंग को डराती है ताकि वो मिस्टर जी से दूर रहे। वो कहती है, शाओ किंग, मिस्टर जी से कभी मत उलझना, वो औरतों से नफरत करते हैं। सुना है कि जिस भी औरत ने उन्हें लुभाने की कोशिश की वो इस दुनिया से गायब हो गई। शाओ किंग डर जाती है और वादा करती है कि वो अपने काम से काम रखेगी। कुई हुआ मिस्टर जी के आलीशान विला में पहुंचती है और वहां की शानो शौकत देखकर खुद को मालकिन समझने लगती है, लेकिन उसे डर भी है कि अगर उसका राज खुल गया तो ये सारी दौलत हाथ से निकल जाएगी। रात को मिस्टर जी और कुई हुआ साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। मिस्टर जी कुई हुआ के हाथ को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नाखूनों का रंग कल रात ऐसा नहीं था। जैसे ही मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ते हैं, उन्हें फिर से एलर्जी का जोरदार रिएक्शन होता है। वो चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि कल रात मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई थी, लेकिन आज हो रही है। निशान तो वही है, लेकिन एहसास अलग क्यों है? कुई हुआ घबरा जाती है और ड्रामा शुरू कर देती है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ शाओ किंग फैक्ट्री के हॉस्टल में अपनी नई रूममेट के साथ है। रूममेट उसे बताती है कि वो कुई हुआ बहुत मतलबी थी, वो अब यहाँ क्यों रहेगी, वो तो अब प्रेसिडेंट जी के घर जाकर अमीर मालकिन बन गई है। शाओ किंग को लगा था कि कुई हुआ को कोई साधारण नौकरी मिली है। ये सुनकर वो चिंता में पड़ जाती है। उसे लगता है कि कहीं सिस्टर कुई हुआ किसी धोखेबाज के जाल में तो नहीं फंस गई। वो उनकी भलाई के लिए डर रही है, जबकि उसे अंदाजा भी नहीं है कि असली धोखा तो उसी के साथ हुआ है। शाओ किंग अपनी फिक्र के चलते कुई हुआ को फोन करती है और उससे पूछती है कि क्या वो आदमी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। कुई हुआ झूठ बोलती है कि फैक्ट्री के लोगों की बातों पर ध्यान मत देना और वो फोन काट देती है। शाओ किंग को लगता है कि कुई हुआ बदल गई है, लेकिन वो अपने फैशन डिजाइनर बनने के सपने पर ध्यान देती है। अगले दिन लंच टाइम में फैक्ट्री में शाओ किंग को देर हो रही है। हड़बड़ी में वो एक आदमी से टकराती है और उसका खाने का कटोरा उस आदमी के सर पर गिर जाता है। वो आदमी मिस्टर जी है। शाओ किंग घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जी उसे रोक लेते हैं और सजा के तौर पर पूरी फैक्ट्री घुमाने को कहते हैं। शाओ किंग उन्हें फैक्ट्री दिखाती है और बातों बातों में मिस्टर जी की नजर उसके बनाए शानदार डिजाइन ड्राइंग्स पर पड़ती है। वो हैरान होते हैं कि इतना टैलेंटेड इंसान मजदूरी क्यों कर रहा है। मिस्टर जी उसे फैक्ट्री के नए कपड़े पहनकर दिखाने को कहते हैं। मजबूरी में शाओ किंग को वो ड्रेस पहननी पड़ती है। जब वो आती है तो मिस्टर जी उसके करीब आते हैं। मिस्टर जी का असिस्टेंट डर रहा है कि उन्हें फिर एलर्जी ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शाओ किंग को लगता है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं और वो उन्हें थप्पड़ मारकर भाग जाती है। मिस्टर जी हैरान रह जाते हैं कि उन्हें कोई एलर्जी रिएक्शन क्यों नहीं हुआ और उन्हें शक होने लगता है। शाओ किंग भूखी प्यासी बैठी मिस्टर जी को कोस रही है। तभी फैक्ट्री का ठरकी डायरेक्टर वहां आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शाओ किंग खुद को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि दूर रहो, मैं प्रेसिडेंट जी की औरत हूँ। ठीक उसी वक्त मिस्टर जी वहां आ जाते हैं और उसकी बात सुन लेते हैं। वो डायरेक्टर को भगा देते हैं और शाओ किंग से पूछते हैं, क्या कहा तुमने, तुम मेरी औरत हो? मिस्टर जी अब असली सच के बहुत करीब हैं और सोच रहे हैं कि कहीं यही तो वो लड़की नहीं थी उस रात। विला में कुई हुआ मिस्टर जी के लिए खाना लेकर आती है। वो सोच रही है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन तभी उसका एक जासूस उसे बताता है कि मिस्टर जी फैक्ट्री में उस ची शाओ किंग में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि उस रात वाली असली लड़की शाओ किंग थी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुई हुआ ये सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, वो कमीनी, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे मिस्टर जी को लुभाने की कोशिश करे। कुई हुआ समझ जाती है कि अब उसे शाओ किंग का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वापस फैक्ट्री में शाओ किंग मिस्टर जी से अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने जो कहा था कि मैं मिस्टर जी की औरत हूँ, उस पर पर्दा डालने के लिए वो एक बहुत ही बेतुका बहाना बनाती है। वो कहती है, मिस्टर जी दरअसल मुझे डुअल पर्सनालिटी की बीमारी है, वो मैं नहीं थी, वो मेरी दूसरी पर्सनालिटी थी। मिस्टर जी मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं, इतनी देर सोचने के बाद तुम्हें यही बहाना मिला। लेकिन वो उसे माफ कर देते हैं। वो अपने असिस्टेंट को आदेश देते हैं कि फैक्ट्री के वर्क कल्चर की जांच की जाए और डायरेक्टर फैन जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो लड़कियों को परेशान करते हैं। शाओ किंग ये सुन लेती है और सोचती है, मिस्टर जी इतने भी बुरे नहीं हैं, वो शायद डायरेक्टर फैन के हैरेसमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर जी शाओ किंग को एक महंगे रेस्तोरां में डिनर पर ले जाते हैं।
वहाँ शाओकिंग को कांटा छुरी इस्तेमाल करना नहीं आता। वो वेटर को जोर से आवाज लगाकर कहती है, भैया क्या मुझे एक जोड़ी चॉपस्टिक्स मिल सकती हैं? आसपास बैठे अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे गवार कहते हैं। ये देखकर मिस्टर जी वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं, 2 जोड़ी चॉपस्टिक्स लाओ। शाओकिंग हैरान होकर पूछती है, 2 जोड़ी क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो? मिस्टर जी उसे समझाते हैं, क्या बेइज्जती, ये सिर्फ खाना खाने का एक औजार है। सबसे जरूरी बात यह है कि पेट भरकर खाना खाया जाए, और फिर वो भी शाओकिंग के साथ चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। शाओकिंग को उनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है। खाने के दौरान शाओकिंग काफी शराब पी लेती है। वो नशे में मिस्टर जी के गले लग जाती है। मिस्टर जी उसे संभालते हैं। शाओकिंग के होठों पर अभी भी अंगूर का स्वाद है। मिस्टर जी उसे अपने करीब महसूस करते हैं और फिर से सोचते हैं, क्या यही मेरा इलाज है? क्योंकि इस बार भी उन्हें कोई एलर्जी नहीं हो रही है। वो शाओकिंग को नशे की हालत में देखते हैं और फैसला करते हैं कि उसे घर नहीं ले जा सकते। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि पास में ही एक कमरा बुक किया जाए। मिस्टर जी शाओकिंग को होटल के कमरे में ले जाते हैं। शाओकिंग नशे में बड़बड़ा रही है। दूसरी तरफ विला में कुई हुआ मिस्टर जी का इंतजार कर रही है और खाने की मेज पर बैठी बैठी परेशान हो रही है। वो बार बार नौकरों पर चिल्ला रही है। तभी मिस्टर जी के पास कुई हुआ का फोन आता है। शाओकिंग जो नशे में है, गलती से मिस्टर जी का फोन उठा लेती है। उधर से कुई हुआ बोलती है, हेलो। शाओकिंग अपनी लड़खड़ाती आवाज में जवाब देती है, हेलो कौन? कुई हुआ शाओकिंग की आवाज पहचान लेती है। ये तो शाओकिंग की आवाज है। मेरे पति के फोन पर शाओकिंग क्या कर रही है? इसका मतलब वो दोनों साथ हैं। कुई हुआ को अब पक्का यकीन हो गया है कि अगर शाओकिंग की नशे में मिस्टर जी को सब सच बता दिया कि उस रात वाली लड़की मैं थी, तो कुई हुआ का खेल खत्म हो जाएगा। अब वो एक खतरनाक कदम उठाने की सोच रही है। अगले दिन मिस्टर जी अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। डॉक्टर, जब मैंने उस लड़की को पहले दिन छुआ था तो मुझे एलर्जी नहीं हुई, लेकिन अगले दिन से फिर होने लगी। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर जी आपकी एलर्जी सिर्फ शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। जिस औरत को छूने से आपको एलर्जी नहीं होती, इसका मतलब है कि आपका दिल और दिमाग भी उसे अपना चुका है। क्या कोई ऐसी औरत है जिसके पास होने पर आपको बेकाबू होने जैसा महसूस होता है? मिस्टर जी को तुरंत शाओकिंग की याद आती है और उन अंगूरों का स्वाद याद आता है जो उन्होंने उसे चूमते वक्त महसूस किया था। वो सोचते हैं, क्या वो देहाती लड़की मेरा असली इलाज है? उधर फैक्ट्री में एक बड़ी खुशखबरी आती है। एक अमेरिकन कंपनी ओरी ने उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, जिससे सबकी सैलरी 2 गुनी हो सकती है। लेकिन एक शर्त है, उनके सीईओ के पास एक पुराना मिंग राजवंश का एम्ब्रॉयडर्ड कोट है जो फट गया है। उसे ठीक करना है और ये कढ़ाई जाओ एम्ब्रॉयडरी की तकनीक से बनी है जो अब कोई नहीं जानता। डायरेक्टर दू परेशान है। कोई भी मजदूर इसे ठीक करने की हिम्मत नहीं करता। तभी शाओकिंग आगे आती है। वो कोट को देखकर पहचान लेती है, अरे ये तो वही टांका है जो दादी मुझे सिखाती थी। वो कहती है, डायरेक्टर मैं कोशिश करना चाहती हूँ। डायरेक्टर दू उसे डांटते हैं, तुम गाँव की लड़की अपनी औकात से बाहर बात मत करो। अगर ये खराब हो गया तो तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। लेकिन मिस्टर जी वहाँ आ जाते हैं और उसे मौका देने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं, ये कीमती है, इसलिए तुम इसे मेरे घर आकर ठीक करना। शाओकिंग अपने औजार लेकर मिस्टर जी के आलीशान विला पहुंचती है। कोई हुआ जो वहाँ मालकिन बनी बैठी है, खिड़की से शाओकिंग को आते देख लेती है। वो घबरा जाती है, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये मेरा राज खोलने तो नहीं आई? मिस्टर जी शाओकिंग को अंदर ले जाते हैं। शाओकिंग वहाँ लेडीज सैंडल देखकर पूछती है, क्या आपके पास और मेहमान हैं? मिस्टर जी झूठ बोल देते हैं कि नहीं, ये शायद किसी और का छूट गया होगा। कोई हुआ छिपकर सब देख रही है। वो ईर्ष्या से जल रही है। वो जानबूझकर एक फूलदान गिरा देती है ताकि उनका ध्यान भटके, लेकिन मिस्टर जी उसे देखने नहीं जाते। काम शुरू करने से पहले शाओकिंग पूछती है, क्या मुझे इसका ओवरटाइम मिलेगा? मिस्टर जी उसे एक ऑफर देते हैं, अगर तुम इसे ठीक कर देती हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। शाओकिंग तुरंत कहती है, मुझे ट्यूशन फीस चाहिए, मुझे 20,000 युआन चाहिए ताकि मैं यूनिवर्सिटी जाकर फैशन डिजाइनर बन सकूं और अपनी दादी को वापस ला सकूं। वो भावुक होकर बताती है कि उसके पिता नहीं है और माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए दादी ने ही उसे एम्ब्रॉयडरी करके पाला है। मिस्टर जी उसकी कहानी सुनकर पिघल जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी पूरी ट्यूशन फीस दे दूंगा। 5 मिलियन काफी होंगे ना कॉलेज पूरा करने के लिए? शाओकिंग ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और काम में जुट जाती है। काम करते वक्त उसकी उंगली में सुई चुभ जाती है। मिस्टर जी फिक्र करते हुए बैंडेड लाने दौड़ते हैं। कोई हुआ ये सब छिपकर देख रही है और गुस्से में मुट्ठी भींच लेती है। मैं जानती थी ये मेरे जी को फंसाने की कोशिश करेगी। विला के एक कोने में छिपी कुई हुआ जलन से पागल हो रही थी। उसने तुरंत फैक्ट्री के डायरेक्टर को फोन किया और झल्लाते हुए कहा, तुम उस छोटी सी कमीनी पर नजर क्यों नहीं रखते? वो मिस्टर जी के घर तक आ गई। मुझे नहीं पता, तुम बस कोई तरीका निकालो और उसे यहाँ से भगाओ। डायरेक्टर ने हंसते हुए उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, उस गाँव की गवार को अमेरिका से बड़ा काम मिला है। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो गलती करे और हम
उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। उधर विला से निकलने से पहले शाओकिंग ने मिस्टर जी को भरोसा दिलाया कि वो उस कीमती कपड़े को जरूर ठीक कर देगी। जैसे ही शाओकिंग वहां से गई, मिस्टर जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर अपने असिस्टेंट से कहा कि शायद उन्हें एलर्जी हो रही है, लेकिन असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए समझाया, सर जरूरी नहीं कि हर बार एलर्जी ही हो, कभी कभी किसी के प्रति आकर्षण भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है। ये सुनकर मिस्टर जी खुद से सवाल करने लगे कि क्या सच में वे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शाओकिंग फैक्ट्री वापस आ गई और मिस्टर जी से एक अलग कमरा मांगकर एकांत में काम करने लगी। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने वो कोट ठीक कर दिया। जब अमेरिकन कंपनी ओरी के लोग इंस्पेक्शन के लिए आए तो शाओकिंग कोट को एक काले कपड़े से ढक कर लाई। डायरेक्टर दू ने मौका देखकर ताना मारा, अरे तुमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या जो इसे छिपा कर ला रही हो। शाओकिंग ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, डायरेक्टर सूजो एम्ब्रॉयडरी को सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए, इसलिए इसे काले मखमल से ढका गया है। डायरेक्टर की बोलती बंद हो गई। जब कपड़ा हटाया गया तो सब हैरान रह गए क्योंकि कोट बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। खुश होकर मिस्टर जी ने शाओकिंग को 50,000 युआन का एडवांस बोनस दिया, लेकिन शाओकिंग ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा है, आप बस 5,000 युआन दे दीजिए, बाकी काम पूरा होने के बाद। डायरेक्टर ने ये देखकर कोईहुआ को फोन किया और बताया कि अब उसे फैक्ट्री से निकालना मुश्किल हो गया है, जिससे कोईहुआ और भी भड़क गई। बोनस मिलने की खुशी में शाओकिंग ने अपने गाँव के दोस्त चेन फेंग और सिस्टर कोईहुआ को एक साधारण हॉटपॉट रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाया। कोईहुआ वहां मिस्टर जी के पैसों से खरीदे हुए बेहद महंगे डिजाइनर कपड़े पहनकर पहुंची और रेस्टोरेंट को देखकर नाक भौं कोड़ने लगी। उसने घमंड से कहा, उफ, मैं ऐसी गंदी जगह पर खाना खाने आई हूँ, तुम लोग जिंदगी भर गाँव में खेती ही करते रह जाओगे। शाओकिंग ने माफी मांगते हुए बताया कि वो अभी पैसे जोड़ रही है, इसलिए यही पार्टी दे सकती है। उसने उत्साह से बताया कि बॉस ने उसे बोनस दिया है, लेकिन कोईहुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे इस खुशी को मातम में बदला जाए। रेस्टोरेंट में कोईहुआ शाओकिंग को एक कार्ड देती है। वो कहती है, शाओकिंग, इसमें 50,000 युआन है, ये तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए काफी है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी दादी के पास जा सकती हो। शाओकिंग हैरान होती है कि कोईहुआ के पास इतना पैसा कहाँ से आया। कोईहुआ झूठ बोलती है कि उसकी नई नौकरी में बहुत सैलरी मिलती है, लेकिन शाओकिंग को शक होता है, इतनी ज्यादा सैलरी, कहीं तुम किसी गलत काम में तो नहीं फंस गई। कोईहुआ चिढ़ जाती है, क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। लेकिन शाओकिंग मना कर देती है। वो कहती है कि वो खुद मेहनत करके पैसे कमाएगी। कोईहुआ को गुस्सा आता है कि उसका प्लान फेल हो गया। वो बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है, मेरा मूड खराब हो गया, मैं जा रही हूँ। कोईहुआ बाहर आकर तुरंत अपने साथ ही फैक्ट्री डायरेक्टर को फोन करती है। वो शाओकिंग बहुत जिद्दी है, उसने पैसे लेने से मना कर दिया, अगर मिस्टर जी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो डायरेक्टर को आदेश देती है कि शाओकिंग अभी बाहर है और वो कीमती ड्रेस जो उसने ठीक की थी फैक्ट्री में ही है, जाओ और उसे नष्ट कर दो। जब मिस्टर जी देखेंगे कि काम पूरा होने के बजाय कपड़ा बर्बाद हो गया है तो वो उसे जरूर निकाल देंगे। डायरेक्टर हामी भरता है और काम पर लग जाता है। रेस्टोरेंट में शाओकिंग अपने दोस्त चेन फेंग से बात कर रही है। वो उसे मिस्टर जी के बारे में बताती है। वैसे तो वो बहुत बुरे हैं, ओवरटाइम का पैसा भी नहीं देते, लेकिन कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। तभी अचानक वहाँ मिस्टर जी आ धमकते हैं। वो शाओकिंग और चेन फेंग को साथ देखकर जलने लगते हैं। क्या इत्तेफाक है, तुम लोग भी यहाँ हो, चलो आज का खाना मेरी तरफ से। वो बिना पूछे उनके साथ बैठ जाते हैं। शाओकिंग घबरा जाती है कि बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर जी जानबूझकर चेन फेंग के सामने अपनी अमीरी और रुतबा दिखाते हैं। वो वेटर को बुलाकर ढेर सारा खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खाते वक्त मिस्टर जी और चेन फेंग के बीच तनातनी शुरू हो जाती है। चेन फेंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, मिस्टर जी, सुना है आप 30 साल के हो गए हैं, इतनी उम्र में इतना तीखा खाना, क्या आपका शरीर इसे झेल पाएगा? मिस्टर जी जवाब देते हैं, मिर्च मर्दों की तरह होती है, जितनी पुरानी उतनी तीखी, ज्यादा कच्ची हो तो स्वाद नहीं आता। शाओकिंग बीच बचाव करने की कोशिश करती है। चेन फेंग पूछता है, शाओकिंग, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, जवान या पुराने? शाओकिंग मासूमियत से कहती है, मुझे तो कोमल चीजें पसंद है। मिस्टर जी को लगता है वो लड़कों की बात कर रही है और वो चिढ़ जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद चेन फेंग शाओकिंग को घर छोड़ने जाता है। मिस्टर जी उन्हें जाते हुए देखते हैं। चेन फेंग वापस आता है और मिस्टर जी से बात करता है। मिस्टर जी, हम दोनों मर्द हैं, मैं देख सकता हूँ कि आप शाओकिंग के बारे में क्या महसूस करते हैं। आप अमीर हैं, आपके पास बहुत विकल्प हैं, अगर आप सिर्फ मजे के लिए ये सब कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। मिस्टर जी गुस्से में पूछते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ मजे कर रहा हूँ? चेन फेंग कहता है, मैं और शाओकिंग एक ही गांव से हैं, हम एक जैसे हैं, लेकिन आप और वो दो अलग दुनिया के लोग हैं, आपकी दुनिया में वो फिट नहीं हो पाएगी। मिस्टर जी चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सच हो सकता है, लेकिन उनके दिल में शाओकिंग के लिए जो भावनाएं हैं वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिस्टर जी और चेन फेंग के बीच बहस जारी है। मिस्टर जी गुस्से में कहते हैं, तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो?
मैं सिर्फ 28 साल का हूँ। 22 साल का होना ही सब कुछ नहीं होता। और किसने कहा हम अलग दुनिया के हैं? मैं उसे अपनी दुनिया में लाऊंगा और एक बेहतर दुनिया दूंगा। मिस्टर जी वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें संभालते हुए कहता है, सर आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हैं, आपका दिल तो 18 साल का है। मिस्टर जी सोचते हैं कि अब उन्हें साबित करना होगा कि वो श्याओ किंग के लायक हैं। इवेंट की रात आ जाती है। कोई हुआ और डायरेक्टर खुश हैं कि उन्होंने कोर्ट खराब कर दिया है और अब श्याओ किंग की बेइज्जती होगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। स्टेज पर श्याओ किंग आती है। वो बेहद खूबसूरत लग रही है। वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें वो मिंग राजवंश का कोट है। जैसे ही वो उसे दिखाती है सब हैरान रह जाते हैं। कोट पर एक बड़ा सा छेद है। डायरेक्टर तुरंत चिल्लाता है, देखा, इसने कीमती कोट बर्बाद कर दिया, इसे जेल भेजो। अमेरिकन क्लाइंट ऑरी के मिस्टर रेयान भी गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस बुलाने की बात करते हैं। तभी मिस्टर जी स्टेज पर आते हैं। वो शांत होकर कहते हैं, माफ कीजिए, मेरे बॉडीगार्ड से गलती हो गई, उसने प्रैक्टिस वाला डमी कोट यहाँ रख दिया था। वो इशारा करते हैं और एक दूसरा बॉक्स लाया जाता है। जब दूसरा बॉक्स खुलता है तो उसमें असली कोट होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हालत में है। कढ़ाई इतनी बारीक है कि कोई नुकसान नहीं दिखता। मिस्टर रेयान खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह, ये बिल्कुल मेरे परिवार की विरासत जैसा है, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। दरअसल श्याओ किंग ने अपनी समझदारी से 2 कोट तैयार किए थे क्योंकि उसे शक था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई हुआ और डायरेक्टर का मुंह उतर जाता है। उनकी चाल उल्टी पड़ गई। मिस्टर रेयान श्याओ किंग से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वो उसे अपने बेटे से मिलवाना चाहेंगे। मिस्टर जी ये सुनकर जल जाते हैं और तुरंत बात काट देते हैं। पार्टी में कई अमीर लड़के श्याओ किंग के पास आते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करता है। श्याओ किंग मना नहीं कर पाती। तभी मिस्टर जी वहाँ आ जाते हैं और श्याओ किंग के हाथ से गिलास लेकर खुद पी लेते हैं। वो कहते हैं, इसकी पीने की क्षमता कम है, मैं पी लूंगा। वो श्याओ किंग को उन लड़कों से दूर ले जाते हैं। श्याओ किंग उनसे पूछती है, आपने मेरी मदद क्यों की? मिस्टर जी चिढ़कर कहते हैं, मुझे डर था कि तुम पीकर मेरे ऊपर उल्टियां न कर दो। मिस्टर जी श्याओ किंग को बाहर खुली हवा में ले जाते हैं। वो अपना कोट उतारकर उसे पहनाते हैं ताकि उसे ठंड न लगे। वो कहते हैं, तुमने ऑरी का ऑर्डर पूरा कर दिया, अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने तुम्हारी ट्यूशन फीस तुम्हारे अकाउंट में डाल दी है। श्याओ किंग खुशी से उछल पड़ती है। सच में अब मैं कॉलेज जा सकूंगी और फैशन डिजाइनर बन सकूंगी। वो इतनी खुश है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तभी वहाँ कुछ पेपराजी आ जाते हैं और उनकी फोटो खींचने लगते हैं। मिस्टर जी श्याओ किंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हैं। कोई हुआ दूर से ये सब देख रही है और गुस्से में पागल हो रही है। मैंने कपड़े बर्बाद किए थे, फिर भी ये कैसे बच गई? अब मुझे कुछ और बड़ा करना होगा। खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। जी ग्रुप के प्रेसिडेंट एक खूबसूरत महिला के साथ होटल में पकड़े गए। ये खबर मिस्टर जी के दादाजी तक पहुंचती है। वो खुशी से झूम उठते हैं, वाह, आखिर मेरे पोते को ऐसी लड़की मिल गई जिससे उसे एलर्जी नहीं है। मेरी दवाई यानी प्लान काम कर गई। वो तुरंत अपनी बहू को देखने के लिए कंपनी के लिए निकल पड़ते हैं। कंपनी के बाहर दादाजी एक सादे बुजुर्ग के वेश में हैं। वो सड़क पर चलते हुए सॉसेज खा रहे हैं। अचानक वो एक लड़की से टकरा जाते हैं। वो लड़की कुई हुआ है। सॉसेज कुई हुआ के महंगे कोट पर लग जाता है। कुई हुआ जो खुद को बहुत रईस समझती है, दादाजी पर भड़क जाती है। ए बुढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने मेरे लाखों के कपड़े खराब कर दिए, माफी मांग मुझसे। दादाजी भी कम नहीं। वो कहते हैं, माफी तो मैंने मांग ली, लेकिन तेरी जबान बहुत गंदी है लड़की। कुई हुआ दादाजी को मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी वहाँ श्याओ किंग आ जाती है और दादाजी को बचाती है। वो कुई हुआ को रोकती है। सिस्टर कुई हुआ, आप एक बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? आप तो ऐसी नहीं थी। कुई हुआ घमंड में कहती है, तुम्हें क्या पता, इस बुढ़े ने मेरे 1 लाख के कपड़े खराब कर दिए, क्या ये भरपाई कर पाएगा? दादाजी हंसते हुए कहते हैं, बस कुछ लाख? मेरा पोता जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। कुई हुआ उनका मजाक उड़ाती है, अच्छा, अगर तुम्हारा पोता प्रेसिडेंट है तो मैं मिस्टर जी की पत्नी हूँ। तभी वहाँ मिस्टर जी की गाड़ियाँ आती हैं और सब वेलकम मिस्टर जी कहते हैं। मिस्टर जी आकर दादाजी के पैर छूते हैं। कुई हुआ के होश उड़ जाते हैं। ये सचमुच दादाजी हैं? वो डर के मारे वहाँ से खिसक लेती है। दादाजी श्याओ किंग से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, ये लड़की कितनी सुंदर और दयालु है, बिल्कुल मेरे पोते के लायक। मिस्टर जी श्याओ किंग के हाथ में अपना कोट देखते हैं जो उसने धोकर वापस किया है। मिस्टर जी सोचते हैं, इसने कोट धो दिया। दूसरी औरतें तो मेरी खुशबू सहेज कर रखना चाहती, लेकिन श्याओ किंग की सादगी उन्हें भा जाती है। वो कहते हैं, अगली बार धोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दे देना। श्याओ किंग अपना परिचय देती है और काम पर चली जाती है। दादाजी मिस्टर जी को छेड़ते हैं, बेटा तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, यही मेरे पोते की बहू बनेगी। लेकिन कुई हुआ दूर से ये सब देख रही है और जल रही है। उसे पता चल गया है कि जिस लड़की के साथ मिस्टर जी की फोटो वायरल हुई है वो श्याओ किंग ही है। गुस्से में पागल कुई हुआ वापस मिस्टर जी के विला जाती है। वहाँ वो घर का सारा सामान तोड़ने लगती है। नौकरानी उसे रोकने की कोशिश करती है, मिस चेन, ये फूलदान मिस्टर जी का पसंदीदा है, मत तोड़िए। कुई हुआ नौकरानी को थप्पड़ मारती है और कहती है, तू मुझे रोकेगी? मैं इस घर की मालकिन मिसेस जी हूँ, जोर से बोल मिसेस जी। नौकरानी डर के मारे उसे मिसेस जी बुलाती है। कुई हुआ कसम खाती है कि वो श्याओ किंग को सबक सिखाएगी। उसे लगता है कि श्याओ किंग ने उसका हक छीना है। विला में दादाजी मिस्टर जी से बात कर रहे हैं, बेटा वो श्याओ किंग ही थी ना जिसके साथ तुम्हारी फोटो आई थी, तुम उसे पसंद करते हो ना? मिस्टर जी अभी भी अपनी भावनाओं को मानने से डर रहे हैं। वो कहते हैं, पसंद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दादाजी उन्हें पकड़ लेते हैं।
झूठ मत बोल, उसने तेरा कोट पहना था और तूने उसे पहनने दिया, तू उसे पसंद करता है। मिस्टर जी सोचते हैं कि शायद दादाजी सही कह रहे हैं। वो शाओकिंग के करीब जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या वो कुई हुआ की अगली खतरनाक चाल से शाओकिंग को बचा पाएंगे? मिस्टर जी और दादाजी बात कर रहे हैं। मिस्टर जी मानते हैं कि उन्हें शाओकिंग के पास रहना अच्छा लगता है, उनकी खुशबू पसंद है और कोई एलर्जी भी नहीं होती। लेकिन जब वो कुई हुआ के बारे में बताते हैं कि उसे छूने पर एलर्जी होती है तो दादाजी भड़क जाते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि जिस औरत को तुम अपने विला में पत्नी बनाकर रखे हुए हो, उसे छूने से तुम्हें एलर्जी होती है? और वो शाओकिंग ही थी जिससे पहली रात एलर्जी नहीं हुई थी। मिस्टर जी कहते हैं, शायद मैंने गलती कर दी, मुझे लगता है उस रात वाली लड़की कुई हुआ नहीं थी। दादाजी गुस्से में कहते हैं, तो तुम एक जहरीली दवा कुई हुआ को अपने घर में रखे हुए हो। अगर वो तुम पर झपट पड़ी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, उसे अभी घर से निकालो। मिस्टर जी और दादाजी विला पहुंचते हैं। कुई हुआ उन्हें देखकर नाटक शुरू कर देती है। वो दादाजी के पैर दबाने लगती है और माफी मांगती है। दादाजी, मुझे नहीं पता था आप कौन है, मुझसे गलती हो गई। दादाजी उसे धिक्कारते हैं, हट जा यहाँ से, तू शाओकिंग के पैर की धूल भी नहीं है, तूने मुझे बुढ़ा कहा था। वो कुई हुआ को तुरंत विला छोड़ने का हुक्म देते हैं। कुई हुआ ड्रामा करती है, मैं मिस्टर जी की पत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, उन्होंने मेरी इज्जत ली है। मिस्टर जी कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि घर तुम्हारा है तो तुम रख लो, मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। कुई हुआ डर जाती है कि अगर मिस्टर जी चले गए तो पैसों का क्या होगा। दादाजी उसे 5000 युआन देकर रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुई हुआ बेशर्मी से कहती है, मैं यहीं रहूंगी, मैं मिस्टर जी की पत्नी हूँ। वो मन ही मन कसम खाती है कि वो शाओ किंग को मिस्टर जी से जीतने नहीं देगी। कुई हुआ फैक्ट्री में अफवाह फैला देती है कि शाओ किंग एक मिस्ट्रेस है जो मिस्टर जी को फंसा रही है। फैक्ट्री की औरतें शाओ किंग को घेर लेती है और उसे गालियां देती है, बेशर्म कहीं की, मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड होते हुए भी तू उन पर डोरे डाल रही है। शाओ किंग सफाई देती है कि वो फोटो सच है, लेकिन उसका कोई गलत रिश्ता नहीं है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। उसका दोस्त चेन फेंग बीच बचाव करता है और उन औरतों को डांटता है, तुम लोग जलती हो क्योंकि तुम बदसूरत हो और शाओ किंग सुंदर है। तभी वहाँ मिस्टर जी आ जाते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं, यहाँ क्या चल रहा है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। चेन फेंग बेबाकी से कहता है, ये लोग कह रहे हैं कि शाओ किंग ने आपको फंसाया है, जबकि सच तो ये है कि हमारे सीईओ साहब खुद मिस शाओ किंग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर जी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और ऐलान करते हैं, इस फैक्ट्री में अफवाहें फैलाना मना है, जिसने भी दोबारा बकवास की उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और हाँ, इस लड़के को सच बोलने के लिए 50,000 युआन का इनाम दो। बाद में शाओ किंग मिस्टर जी से अकेले में मिलती है और कहती है, मिस्टर जी प्लीज वो ट्रेंडिंग टॉपिक हटवा दीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। मिस्टर जी उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, क्या मेरे साथ नाम जुड़ना तुम्हें शर्मिंदा करता है। शाओ किंग उलझन में है, जबकि मिस्टर जी अब खुलकर अपने प्यार का इजहार करने के मूड में है। शाओ किंग मिस्टर जी से बात कर रही है। मिस्टर जी कहते हैं, मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं है, मैं बस उस चीज को पसंद करता हूँ, क्या नाम है उसका, ब्रदर फैन। शाओ किंग चेन फैंग के साथ वापस आती है। चेन फैंग उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर लाना चाहता था, लेकिन टायर पंक्चर हो गया। वो लोग पैदल ही घर आते हैं। चेन फैंग पूछता है, शाओ किंग, मैंने तुम्हें और प्रेसिडेंट जी को सोशल मीडिया पर देखा, क्या तुम दोनों डेट करे हो। शाओ किंग मना करती है, अरे नहीं, वो तो बस एक गलतफहमी थी, मिस्टर जी ने मुझे इनाम दिया था और रिपोर्टर ने फोटो खींच ली, वैसे भी उनकी तो गर्लफ्रेंड है। चेन फैंग उसे सावधान करता है, अच्छा है, उस बूढ़े आदमी से दूर रहना, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। शाओ किंग कहती है कि उसे डेटिंग नहीं, सिर्फ पढ़ाई और अपनी दादी की चिंता है। मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को हुक्म देते हैं, मुझे फैक्ट्री की डॉर्मेट्री में यानी हॉस्टल में शिफ्ट होना है। असिस्टेंट हैरान है, सर आपके पास अरबों के विला हैं, आप मजदूरों वाले हॉस्टल में क्यों रहेंगे। मिस्टर जी बहाना बनाते हैं, एक सीईओ को अपने कर्मचारियों के हालात जानने चाहिए, असल में वो शाओ किंग के पास रहना चाहते हैं। वो असिस्टेंट से पूछते हैं, शाओ किंग कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि वो किसी के साथ बाहर खाना खाने गई है। ये सुनकर मिस्टर जी जल्द भुन जाते हैं। तभी शाओ किंग और चेन फैंग आते हैं। शाओ किंग को लड़खड़ाते देख मिस्टर जी उसे गिरने से बचा लेते हैं। शाओ किंग कहती है, मिस्टर जी आप अपनी उम्र के हिसाब से काफी फुर्तीले हैं। मिस्टर जी शाओ किंग से पूछते हैं कि वो इतनी देर रात कहाँ थी। शाओ किंग बताती है कि वो चेन फैंग के साथ थी, जिसे वो बड़े भाई जैसा मानती है। मिस्टर जी को यकीन नहीं होता। वो चिढ़कर पूछते हैं, क्या वो भी तुम्हें बहन मानता है, तुम इतनी भोली क्यों हो। शाओ किंग कहती है, अगर मैं डेट भी करूं तो आपको क्या। मिस्टर जी अचानक गंभीर होकर कहते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को डेट करो तो। शाओ किंग का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, धत तेरी की, एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड है और दूसरी तरफ मुझसे ऐसी बातें करते हैं, ये तो पक्का स्कम बैग है, धोखेबाज है। विला में कोई हुआ एक आखिरी दांव खेलती है। वो मिस्टर जी की ड्रिंक में नशीली दवा यानी एप्रोडिजियाक और एलर्जी की दवा मिला देती है। वो सोचती है, अगर आज रात हम साथ रहे तो वो मुझे निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन मिस्टर जी चालाक हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। कोई हुआ, मुझे पता है तुम घर में तोड़फोड़ कर रही हो और अब मुझे ड्रग देने की कोशिश। सिर्फ उस एक रात की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। 3 दिन में फैसला करो, या तो पैसे लो और जाओ,
या फिर मिस्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। कोई हुआ समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वो गुस्से में पागल हो जाती है। मिस्टर जी मुझे निकाल रहे हैं, मैं उस शाओकिंग को नहीं छोड़ूंगी। कोई हुआ अपने गुंडों को फोन करती है, मुझे कुछ गुंडे चाहिए। शाओकिंग को ऐसा सबक सिखाओ कि वो मिस्टर जी के पास कभी न दिखे। अगर वो नहीं रही तो मिस्टर जी मेरे पास ही आएंगे। अगले दिन शाओकिंग को कुई हुआ का फोन आता है। कुई हुआ घबराई हुई आवाज में झूठ बोलती है। शाओकिंग, तुम्हारी नानी यानी दादी मुसीबत में है, साहूकार घर आ गए हैं और पैसे मांग रहे हैं। शाओकिंग घबरा जाती है। क्या नानी ने मेरी ट्यूशन के लिए कर्ज लिया था? वो बिना सोचे समझे नानी को बचाने के लिए भागने को तैयार हो जाती है, ये जाने बिना कि वो कुई हुआ के बिछाए जाल में फंसने जा रही है। शाओकिंग अपनी दादी को बचाने के लिए टैक्सी ढूंढ रही है, लेकिन रात के सन्नाटे में कोई गाड़ी नहीं मिल रही। वो परेशान होकर सड़क पर भाग रही है। तभी मिस्टर जी वहाँ आते हैं। वो उसे स्लीपर्स में भागते देख डांटते हैं। पागल हो गई हो क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा। शाओकिंग रोते हुए बताती है, मेरी दादी मुसीबत में है, मुझे घर जाना है। मिस्टर जी उसे अपनी कार में बिठाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। कुई हुआ ने शाओकिंग से उसकी गाड़ी का नंबर मांग लिया था। जैसे ही उसे नंबर मिलता है A66688, वो अपने गुंडों को आदेश देती है, इस गाड़ी को रास्ते से हटा दो। शाओकिंग हमेशा के लिए गायब हो जानी चाहिए। रास्ते में एक ट्रक जानबूझकर उनकी कार को टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार पलट जाती है। उस भयानक पल में मिस्टर जी अपनी जान की परवाह किए बिना शाओकिंग के ऊपर आ जाते हैं ताकि उसे चोट न लगे। शाओकिंग बच जाती है, लेकिन मिस्टर जी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शाओकिंग उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। उठो, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम इतने अमीर हो, अपनी जान क्यों खतरे में डाली? रोते रोते शाओकिंग को याद आता है कि उस रात भी उसने वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी। वो सोचती है, क्या मुझे अब सच बता देना चाहिए कि उस रात वाली लड़की मैं ही थी? अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर जी खतरे से बाहर हैं। शाओकिंग उनका हाथ पकड़े बैठी है और गौर करती है कि उन्हें कोई एलर्जी नहीं हो रही है। मिस्टर जी को भी होश आता है और उन्हें एहसास होता है कि शाओकिंग ही वो लड़की है जिससे उनका दिल जुड़ा है, चाहे वो उस रात वाली लड़की हो या ना हो। उधर कुई हुआ को खबर मिलती है कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया। शाओकिंग बच गई और मिस्टर जी घायल हो गए। वो डर जाती है, तभी उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। कुई हुआ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा मिस्टर जी का नहीं बल्कि उसके साथ ही डायरेक्टर का है। लेकिन कुई हुआ का शातिर दिमाग फिर चलता है। वो सोचती है, मैं इस बच्चे को मिस्टर जी का बताकर अपनी जगह पक्की कर लूंगी। शाओकिंग ने अस्पताल की कैंटीन में मिस्टर जी के लिए घर का खाना बनाया है। वो उन्हें अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है। मिस्टर जी नखरे करते हैं, मेरे हाथ में चोट नहीं है, सर में है। फिर भी वो शाओकिंग के हाथ से खाने की जिद करते हैं। शाओकिंग पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मिस्टर जी कहते हैं, उस पल में तुम मेरी जान से ज्यादा जरूरी लगी। शाओकिंग ये सुनकर भावुक हो जाती है। वो फैसला करती है कि अब वो सच बता देगी। शाओकिंग कहती है, मिस्टर जी मुझे आपको एक सच बताना है। उस रात सिस्टर कुई हुआ, तभी नर्स आ जाती है और शाओकिंग को दवाई लाने भेज देती है। नर्स शाओकिंग को मिसेस जी कहकर बुलाती है, जिससे शाओकिंग शर्मा जाती है। जब शाओकिंग दवाई लेकर वापस आती है तो देखती है कि कुई हुआ पहले से वहाँ मौजूद है। कुई हुआ ने फिर से शाओकिंग का मौका छीन लिया है। वो मिस्टर जी से कहती है, मैं आपकी मंगेतर हूँ, मुझे आपकी चिंता थी। मिस्टर जी चिढ़ जाते हैं, तुम मेरी मंगेतर नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन कुई हुआ के पास अब एक नया हथियार है, उसका अजन्मा बच्चा। क्या वो इस झूठ के सहारे मिस्टर जी को ब्लैकमेल करेगी? अस्पताल के कमरे में कुई हुआ मिस्टर जी को एक बड़ा झटका देती है। वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बच्चा उस रात का है। मिस्टर जी हैरान रह जाते हैं। कुई हुआ का हिसाब लगाकर वो मान लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वो साफ कह देते हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उस रात में ड्रग्स के नशे में था, वो मेरी मर्जी नहीं थी। अब मैं किसी और स्याओकिंग को पसंद करता हूँ। कुई हुआ ये सुनकर जल उठती है। वो मन ही मन सोचती है, बचपन से हर कोई स्याओकिंग को ही क्यों पसंद करता है, चेनफिंग भी और अब मिस्टर जी भी। वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, बेहतर है, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। स्याओकिंग अस्पताल के बाहर बैठी रो रही है। तभी कुई हुआ वहाँ आती है और एक नया नाटक शुरू करती है। स्याओकिंग बताती है, मेरा बॉस अस्पताल में है। कुई हुआ कहती है, क्या इत्तेफाक है, मेरा बॉयफ्रेंड भी यही है और मेरा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, प्रेसिडेंट जी हैं। स्याओकिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मिस्टर जी तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? कुई हुआ झूठ बोलती है कि वो दोनों काफी समय से साथ हैं। स्याओकिंग को बहुत दुख होता है। वो सोचती है, कुई हुआ मेरी बचपन की दोस्त है और मिस्टर जी उसके बॉयफ्रेंड, मैं उनके बीच कैसे आ सकती हूँ? कुई हुआ उसे ताना मारती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद तो नहीं करती ना, हम जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम्हें आना होगा। स्याओकिंग टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जी को कुई हुआ की बातों से शक होता है कि स्याओकिंग ने शायद सब सुन लिया है। वो स्याओकिंग को फोन करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। मिस्टर जी को बहुत फिक्र होती है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो गंभीर हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर सीधे गर्ल्स डॉर्मेटरी
हॉस्टल पहुंचते हैं। वो स्याओ किंग को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं है। वो अपने लोगों को आदेश देते हैं 3 मिनट में स्याओ किंग को ढूंढो। स्याओ किंग एक बार में बैठकर शराब पी रही है और रो रही है। चेन फेंग उसके साथ है। स्याओ किंग उसे बताती है मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, सिस्टर कुई हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी है। मैं अपनी दोस्त का घर कैसे तोड़ सकती हूँ। चेन फेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टर जी स्याओ किंग को पसंद करते हैं, लेकिन स्याओ किंग कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। स्याओ किंग का दर्द देखकर चेन फेंग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो कहता है स्याओ किंग, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। स्याओ किंग उसे मना कर देती है। सॉरी ब्रदर फेंग, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। फिर वो एक राज खोलती है। जिस रात मैं शहर आई थी उसी रात मेरा और मिस्टर जी का रिश्ता बन गया था। चेन फेंग ये सुनकर सन्न रह जाता है। तभी वहाँ मिस्टर जी आ जाते हैं। चेन फेंग उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाता है। वो स्याओ किंग को उनके पास जाने से रोकता है। मिस्टर जी उसे हटने को कहते हैं। चेन फेंग चिल्लाता है स्याओ किंग से दूर रहो, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे मर्द बनने का पाठ पढ़ाया था और खुद क्या किया? एक औरत को प्रेग्नेंट किया और दूसरी लड़कियों के पीछे भाग रहे हो। यही मर्द होना है? मिस्टर जी चुपचाप सुनते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलतफहमी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन वो स्याओ किंग को खोने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर जी फैसला करते हैं कि अब सच सामने लाकर ही रहेंगे। वो डॉक्टर को विला बुलाते हैं और कुईहुआ का तुरंत प्रीनेटल चेकअप करवाने का आदेश देते हैं। कुईहुआ डर जाती है, अगर टेस्ट में बच्चे की उम्र पता चल गई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा कि वो बच्चा उस रात का नहीं है। वो बहाना बनाती है, मुझे लो ब्लड प्रेशर है, मैं खून नहीं दे सकती। लेकिन मिस्टर जी नहीं मानते और जबरदस्ती टेस्ट करवा देते हैं। अगले दिन रिपोर्ट आती है, बच्चा सिर्फ 1 महीने का है, जबकि वो रात 2 महीने पहले हुई थी। मिस्टर जी को सबूत मिल जाता है कि बच्चा उनका नहीं है। वो तुरंत स्याओ किंग को बताने के लिए फैक्ट्री के लिए निकलते हैं। फैक्ट्री में स्याओ किंग बहुत उदास है। वो सोचती है मैं इन धोखेबाजों के बीच नहीं रह सकती। वो इस्तीफा देने का फैसला करती है और अपनी दादी के पास गाँव वापस जाने की तैयारी करती है। वो फैक्ट्री से निकलती है और अपने साथियों को अलविदा कहती है। मिस्टर जी फैक्ट्री पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें पता चलता है कि स्याओ किंग नौकरी छोड़कर गांव चली गई है। मिस्टर जी को बहुत अफसोस होता है कि वो उसे रोक नहीं पाए। वो अपने आदमियों को आदेश देते हैं पूरे शहर और गांव में उसे ढूंढो, चाहे वो कहीं भी हो। कुईहुआ को पता चलता है कि स्याओ किंग गांव वापस चली गई है। वो अपने दुष्ट दूसरे चाचा को फोन करती है, चाचा स्याओ किंग गाँव आ रही है, वो बहुत सुंदर है, आप उसके साथ जो चाहे करो, बस वो वापस शहर ना आ पाए। चाचा खुश हो जाता है। स्याओ किंग रात को गाँव पहुँचती है, घर पर दादी नहीं है। तभी कुईहुआ का चाचा वहाँ आता है और झूठ बोलता है, स्याओ किंग तुम्हारी दादी जंगल में खाई में गिर गई हैं, मेरे साथ चलो। स्याओ किंग घबराकर उसके साथ चल देती है। मिस्टर जी भी स्याओ किंग को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें स्याओ किंग का सामान घर के बाहर पड़ा मिलता है, लेकिन स्याओ किंग गायब है। तभी दादी वहां आ जाती है। वो बताती हैं कि वो तो ठीक है। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने स्याओ किंग को कुईहुआ के चाचा के साथ जाते देखा था, जो एक बदमाश आदमी है। मिस्टर जी समझ जाते हैं कि स्याओ किंग खतरे में है। वो पूरे गाँव में तलाश शुरू करवा देते हैं। जंगल में एक सुनसान झोपड़ी में चाचा ने स्याओ किंग को रस्सी से बांध दिया है। वो और उसका साथी उस पर गंदी नियत रखते हैं। स्याओ किंग रोते हैं और कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे पढ़ना है, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही हैं। लेकिन चाचा हंसता है, पढ़ाई? अब तुम यहीं रहोगी और हमारी सेवा करोगी। स्याओ किंग धमकी देती है, मैं मिस्टर जी की औरत हूँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चाचा कहता है, अरे मेरी भतीजी कुईहुआ मिस्टर जी की पत्नी है, तुम कुछ नहीं हो। जैसे ही चाचा उसके करीब आता है, स्याओ किंग मिस्टर जी को पुकारती है, जी हेंगजू मुझे बचाओ। मिस्टर जी और उनके आदमी जंगल में स्याओ किंग की चीखें सुनते हैं। वो झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। मिस्टर जी चाचा को लात मारकर दूर फेंकते हैं और स्याओ किंग के पास दौड़ते हैं। मैं यहाँ हूँ स्याओ किंग, मैं आ गया हूँ। वो उसे गले लगा लेते हैं। स्याओ किंग उन्हें देखकर रो पड़ती है। मिस्टर जी उसे दिलासा देते हैं कि अब वो सुरक्षित है। चाचा उन्हें देखकर डर जाता है, अरे तुम कौन हो? मेरी भतीजी कुईहुआ मिसेस जी है, वो मेरी दूसरी बीवी बनने वाली है। मिस्टर जी गुस्से में चाचा को लात मारते हैं और कहते हैं, मैं ही मिस्टर जी हूँ और जिस औरत को तुम छूने की कोशिश कर रहे थे वो मेरी है। चाचा मिन्नतें करने लगता है, भतीजे दामाद माफ कर दो। मिस्टर जी गरजते हैं, कुईहुआ क्या चीज है? असली मिसेस जी स्याओ किंग है, इसे छूने की सजा तुम्हें मिलेगी। वो अपने आदमियों से चाचा की खूब धुलाई करवाते हैं और पूछते हैं, सच बताओ किसने भेजा था? चाचा डर के मारे बता देता है कि सब कुईहुआ का किया धरा है। स्याओ किंग अभी भी डरी हुई है। वो कहती है, नहीं मिस्टर जी, आप कुईहुआ के पास जाइए, वो आपके बच्चे की माँ है, मैं उनके बीच नहीं आ सकती। मिस्टर जी उसे समझाते हैं, कुईहुआ मेरे बच्चे की माँ नहीं है, वो बच्चा मेरा है ही नहीं, उस रात वाली लड़की तुम थी है ना? स्याओ किंग हैरान रह जाती है। मिस्टर जी उसे बताते हैं कि उन्हें सिर्फ प्लम ब्लॉसम जन्म निशान याद था, कुईहुआ ने नकली निशान बनवाकर उन्हें धोखा दिया। स्याओ किंग मान लेती है कि उस रात वाली लड़की वही थी। मिस्टर जी स्याओ किंग को छूते हैं और कहते हैं, देखो मुझे कोई एलर्जी नहीं हो रही, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब मैं तुम्हें कभी
जाने नहीं दूंगा। शाओ किंग रोते हुए कहती है, मुझे डर था कि आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर मैंने पहले बता दिया होता तो शायद कुई हुआ इतनी बुरी नहीं बनती। मिस्टर जी उसे समझाते हैं कि कुई हुआ का लालच उसे यहाँ तक लाया है, इसमें शाओ किंग की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जी को पता चलता है कि फैक्ट्री के डायरेक्टर फैन तोंग ने कुई हुआ की मदद की थी। वो कसम खाते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। दादी घर पर शाओ किंग की फिक्र कर रही है। मिस्टर जी शाओ किंग को सही सलामत घर लाते हैं। दादी खुश हो जाती है। वो मिस्टर जी को पहचान लेती है कि ये वही बॉस है। शाओ किंग दादी से विदा लेती है क्योंकि उसे शहर वापस जाना है। दादी मिस्टर जी को अलग ले जाकर कहती है, मेरी पोती बहुत कीमती है, उसका ख्याल रखना। मिस्टर जी वादा करते हैं, मैं अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगा। शहर वापस जाते वक्त मिस्टर जी शाओ किंग को प्रपोज करते हैं, मैं तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मेरा इलाज हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शाओ किंग हाँ कर देती है। उधर शहर में फैक्ट्री डायरेक्टर को खबर मिलती है कि पुलिस को पता चल गया है कि कुई हुआ का बच्चा मिस्टर जी का नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर जी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो गिड़गिड़ाता है लेकिन अब उसकी नहीं चलने वाली। अब बस एक आखिरी विलन बची है कुई हुआ। क्या उसे उसके किए की सजा मिलेगी? फैक्ट्री डायरेक्टर ने पुलिस के सामने सब कबूल कर लिया है। कुई हुआ भी अब पकड़ी गई है, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। वो चिल्ला रही है, मैं मिसेस जी हूँ, मुझे छोड़ दो। मिस्टर जी उसके सामने आते हैं। कुई हुआ उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, भले ही बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन उस रात हम साथ थे। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मीडिया को सब बता दूंगी, तुम्हारे शेयर गिर जाएंगे। मिस्टर जी हंसते हैं, उस रात मेरे साथ शाओ किंग थी, तुम नहीं। कुई हुआ अपना आपा खो देती है और शाओ किंग पर चिल्लाती है, कमीनी, मैंने तुझे ड्रग दिया था ताकि डायरेक्टर तेरा रेप कर सके। तू प्रेसिडेंट जी के पास कैसे पहुंच गई? शाओ किंग को गहरा सदमा लगता है, तुमने ये सब किया? बचपन की दोस्ती का ये सिला दिया? कुई हुआ अपनी जलन जाहिर करती है, हाँ मैं जलती थी। तू हमेशा मुझसे अच्छी थी, सुंदर थी, सब तुझे पसंद करते थे। मैंने तुझे बर्बाद करने की कोशिश की। मिस्टर जी और नहीं सुन पाते। वो पुलिस को सबूत सौंप देते हैं। कुई हुआ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो गिड़गिड़ाती है, मैं जेल नहीं जा सकती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुई हुआ के जाने के बाद फैक्ट्री डायरेक्टर भी माफी मांगता है, लेकिन मिस्टर जी उसे माफ नहीं करते। वो आदेश देते हैं, इसके हाथ पैर तोड़कर पुलिस के हवाले कर दो। बाद में शाओ किंग अपने कमरे में उदास बैठी है। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि उसकी बचपन की दोस्त इतनी बुरी हो सकती है। वो याद करती है कि कैसे वो बचपन में साथ तारों को देखते थे और सपने बुनते थे। दादी के बाद वही तो मेरा परिवार थी। शाओ किंग रोती है। मिस्टर जी उसे समझाते हैं, अब मैं तुम्हारा परिवार हूँ, मेरे दादाजी, मेरे माता पिता सब तुम्हारे हैं, तुम्हें कभी प्यार की कमी नहीं होगी। समय बीतता है। शाओ किंग अपनी पढ़ाई पूरी करती है और ओरी के साथ डिजाइन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेती है। वो नेशनल डिजाइन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतती है। स्टेज पर अवार्ड लेते हुए वो कहती है, मैं अपनी दादी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे पाला, और एक और इंसान का जिसने मेरे सपनों को उड़ान दी, मेरे पति मिस्टर जी। भाषण के बीच शाओ किंग को चक्कर आता है। मिस्टर जी दौड़कर उसे संभालते हैं। शाओ किंग शर्माते हुए बताती है, मुझे 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए। मिस्टर जी समझ जाते हैं कि वो पिता बनने वाले हैं। वो खुशी से पागल हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को 1000 युआन का इनाम बांटने का ऐलान करते हैं। अंत में शाओ किंग और मिस्टर जी की भव्य शादी होती है। दादाजी बहुत खुश हैं। वो कहते हैं, मुझे लगा था मेरा बुद्धू पोता कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन शाओ किंग ने चमत्कार कर दिया। दादी अपनी जमा पूंजी शाओ किंग को दहेज के रूप में देती हैं। तुम्हें खाली हाथ ससुराल नहीं जाना चाहिए। मिस्टर जी कहते हैं, दादी इसकी जरूरत नहीं, मैंने अपनी सारी संपत्ति पहले ही शाओ किंग के नाम कर दी है। अब मैं खुद अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। सब हंस पड़ते हैं। कहानी इस खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है। हम अपनी शुरुआत नहीं चुन सकते, लेकिन अपनी मेहनत और अच्छाई से अपनी किस्मत जरूर बदल सकते हैं। शाओ किंग और मिस्टर जी एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं।